हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 अध्याय 7 और पाठ का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ये इतिहास के बाद का टॉपिक है। तो साथियों, चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब इसके मैंने विस्तार से चर्चा कर दिया है इसके पहले वीडियो में। आप जाके इसका पार्ट 1 देख लेंगे, क्वेश्चन आंसर। अब ये पार्ट 2 है। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो प्लीज साथियों, इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और साथियों इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पिछली 2 शताब्दियों में हम्पी के खंडहरों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियां क्या है? किस तरह से आपको लगता है कि उन्होंने विरूपाक्ष मंदिर द्वारा प्रदान की गई जानकारी को पूरक किया होगा? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नल कॉलिन मैकेंजी नाम के एक इंजीनियर और एंटी क्लेरियन ने वर्ष 1800 में हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। उन्होंने साइट का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। शुरुआत में उन्हें जो जानकारी मिली वह विरूपाक्ष मंदिर के पुजारी और पंपा देवी के मंदिर की यादों पर आधारित थी। वर्ष 1836 से फोटोग्राफरों ने स्मारकों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिससे विद्वानों ने उनका अध्ययन करने में सक्षम बनाया। एपिग्राफिस्टों ने हम्पी में वहां और अन्य मंदिरों से शिलालेख इकट्ठा करना शुरू किया। इतिहासकारों ने विदेशी यात्रियों और तेलुगु, कन्नड़, तमिल और चलिए इसके लिए संस्कृत लिखे गए अन्य शास्त्रों के खातों से जानकारी एकत्र। चलिए इसके अनुसार लीजिए साथियों, लिखे गए अन्य साहित्य के खातों से जानकारी एकत्र करना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विजयनगर की पानी की जरूरतें कैसे पूरी हुई? उत्तर, तुंगभद्रा नदी द्वारा गठित एक प्राकृतिक बेसिन ने विजयनगर की जल आवश्यकताओं को पूरा किया। यह उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी। चट्टानी बहिर्वाह से कई धाराएं नदी में बह गई। अलग अलग आकार के जलाशय बनाने के लिए इन धाराओं के साथ तटबंध बनाए गए थे। क्योंकि यह प्रायद्वीपीय के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक है, इसलिए बारिश के पानी को इकट्ठा करने और शहर ले जाने के लिए विस्तृत व्यवस्था की जानी थी। सबसे महत्वपूर्ण टैंकों में से एक 15वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में बनाया गया था और अब इसे कमलापुरम टैंक कहा जाता है। इस टंकी से पानी न केवल आसपास के खेतों को सिंचित करता है, बल्कि एक चैनल के माध्यम से शाही केंद्र तक पहुंचाया जाता था। चलिए साथियों उसके साथ लीजिए। अब आगे क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 3, आपको क्या लगता है कि शहर के किलेबंद क्षेत्र के भीतर कृषि भूमि को रखने के क्या फायदे और नुकसान थे? उत्तर क्या हो जाएगा? शहर के किलेबंद क्षेत्र के भीतर कृषि भूमि को रखने के फायदे हैं। इसने कृषि पथ को घेर लिया। मध्यकाल में रक्षकों को अधीनता देने के लिए घेराबंदी की गई थी। ये घेराबंदी कई महीनों और कभी-कभी वर्षों तक चल सकती थी। इस स्थिति से निपटने के लिए शासकों ने किलेबंद इलाकों के भीतर बड़े-बड़े अन्न भंडार बनाए। शहर के किलेबंद क्षेत्र के भीतर कृषि भूमि को रखने के नुकसान है। यह बहुत महंगी विधि थी। कृषि उपज यानी कृषि भूमि उन स्थानों से दूर थी जहां किसान रहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, आपको क्या लगता है कि महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठानों का क्या महत्व था? क्वेश्चन नंबर 4, चलिए अब इसको करते हैं।
उत्तर क्या हो जाएगा? महानवमी डिब्बा एक विशाल मंच था जो लगभग 11,000 वर्ग फुट के आधार से 40 फुट की ऊंचाई तक बढ़ रहा था। मंच का आधार राहत नक्काशियों से ढका था। संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर और अक्टूबर के शरद ऋतु के महीनों के दौरान 10 दिवसीय हिंदू त्योहार के महानवमी शताब्दिक 9वें दिन के साथ मेल खाते थे, जिन्हें दशहरा उत्तरी भारत में, दुर्गा पूजा बंगाल में और नवरात्र या महानवमी प्रायद्वीप भारत में के रूप में जाना जाता है। विजयनगर के राजाओं ने अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति और पराक्रम के का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर आयोजित समारोहों में शामिल छठ की पूजा, राज घोड़े की पूजा और भैंस और अन्य जानवरों का बलिदान, नृत्य, कुश्ती मैच और कैदियों के घोड़े, हाथियों और रथों और सैनिकों के जुलूस, साथ ही साथ राजा और उनके मेहमानों द्वारा मुख्य नायकों और अधीनस्थ राजाओं के समक्ष अनुष्ठान प्रस्तुतियां भी इस अवसर को चिन्हित करती हैं। इन समारोहों को गहरे प्रतीकात्मक अर्थों के साथ चित्रित किया गया था। चलिए साथियों, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 अब है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चित्र 7.33 विरूपाक्ष मंदिर के एक अन्य स्तंभ का चित्रण है। क्या आप किसी भी पुष्प आकृति को देखते हैं? किन जानवरों को दिखाया गया है? आपको क्यों लगता है कि उन्हें चित्रित किया गया है? मानव आकृतियों का वर्णन करें। उत्तर, हाँ, खंभे पर पुष्प आकृति है। दिखाए गए जानवर घोड़े, हाथी और दिखाए गए पक्षी मोर हैं। इसमें एक नाचते हुए मानव की मूर्ति है। प्राणी के साथ एक लिंगा भी है जो कुछ अलग करता है। स्तंभ पर एक देवता भी दिखाई दे रहा है। इसमें किसी प्रकार की भक्ति को दर्शाया गया है। उत्तर क्या? अब लघु उत्तरी प्रश्न साथियों, इसको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6, चर्चा करें कि क्या शाही केंद्र ये शब्द उस शहर के हिस्से के लिए एक उपयुक्त विवरण है? इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा? शब्द शाही केंद्र शहर के उस हिस्से के लिए सबसे उपयुक्त वर्णन है। यह बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में था। इसमें 60 से अधिक मंदिर शामिल थे। चलिए साथियों, शीर्षक लीजिए। अब क्या है? 60 से अधिक मंदिर शामिल थे। लगभग 30 भवन परिसरों की पहचान महलों के रूप में की गई है। शाही केंद्र में सबसे सुंदर इमारतों में से एक कमल महल है, जिसे 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश यात्रियों द्वारा नामित किया गया था। हालांकि नाम निश्चित रूप से आकर्षक है। इतिहासकारों को यह सुनिश्चित नहीं है कि इमारत का उपयोग किस लिए किया गया था। एक सुझाव द्वारा तैयार किए गए नक्शे में पाया गया कि यह एक परिषद कक्ष हो सकता है, एक जगह जहां राजा अपने सलाहकारों से मिलते हैं, जबकि अधिकांश मंदिर पवित्र केंद्र में स्थित थे। शाही केंद्र में भी कई कई थे। उनमें से एक सबसे शानदार हजारा राम मंदिर था। यह शायद केवल राजा और उनके परिवार द्वारा उपयोग किया जाने वाला था। केंद्रीय मंदिर में चित्र गायब हैं। हालांकि दीवारों पर गढ़े हुए पैनल बच जाते हैं। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर गढ़ी गए रामायण के दृश्य शामिल हैं। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, कमल महल और हाथी अस्तबल जैसी इमारतों की वास्तुकला हमें उन शासकों के बारे में बताती है जिन्होंने उन्हें बनाया है। तो इसका उत्तर देखिए। अब उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? कमल महल 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश यात्रियों द्वारा कमल महल का नाम रखा गया था। हालांकि इतिहासकार इमारत की उपयोगिता के बारे में निश्चित नहीं है। मैकेंजी द्वारा तैयार किए गए नक्शे में पाया गया एक सुझाव यह है कि यह एक परिषद कक्ष हो सकता है, एक जगह जहां राजा अपने सलाहकारों से मिले थे। कमल महल में 9 मीनारें थी
एक उच्च केंद्रीय और 8 किनारे। हाथी अस्तबल क्या है? विजयनगर के शासकों द्वारा एक बहुत बड़ी सेना को बनाए रखा गया था बनाए रखा गया था। संभवतः उन्होंने हाथियों की एक बड़ी संख्या को बनाए रखा होगा और हाथियों को समायोजित करने के लिए कामल महल के पास हाथी अस्तबल का निर्माण किया गया था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8। विजयनगर के वास्तुकारों को प्रेरित करने वाली स्थापत्य परंपराएं क्या हैं? उन्होंने इन परंपराओं को कैसे बदला? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। अब क्वेश्चन नंबर इसका आंसर कैसे बदला? और उत्तर, इस अवधि के दौरान मंदिर की वास्तुकला में कई नई विशेषताएं स्पष्ट हुई। इनमें अपार पैमाने की संरचनाएं शामिल थी जो अवश्य ही शाही अधिकार की निशानी थी। सबसे अच्छा उदाहरण राया गोपुरम था। शाही द्वार अक्सर केंद्रीय धार्मिक स्थलों पर इमारतों को बौना कर देते थे, जो एक महान दूरी से मंदिर की उपस्थिति का संकेत देते थे। उन्हें राजाओं की शक्तियों के अवशेष के रूप में भी जाना जाता था, जो इन विशाल द्वार के निर्माण के लिए आवश्यक संसाधनों, तकनीकों और कौशलों को आदेश देने में सक्षम थे। अन्य विशिष्ट विशेषताओं में मंडप और लंबे स्तंभों वाले गलियारे शामिल हैं, जो अक्सर मंदिर परिसर के भीतर मंदिरों के आसपास थे। दो मुख्य मंदिर थे, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर 9वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। यह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ काफी बढ़ गया था। मुख्य मंदिर के सामने का हाल कृष्णदेवराय ने अपने परिग्रहण के लिए बनाया था। यह नाजुक नक्काशीदार खंभों से सजाया गया था। विट्ठला मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल विष्णु का एक रूप थे। मंदिर में कई हाल और एक अद्वितीय मंदिर है जिसे रथ के रूप में बनाया गया था। साथ ही उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब विजयनगर के सामान्य लोगों के जीवन की क्या छवि आप अध्याय में विभिन्न विवरणों से पाते हैं? इसका आंसर क्या है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में बुक्का राया और हरिहर द्वारा की गई। हरिहर और बुक्का राय द्वारा की गई थी। साम्राज्य में ऐसे लोग शामिल थे जो विभिन्न भाषाएं बोलते थे और विभिन्न धार्मिक परंपराओं का पालन करते थे। हम यह कह सकते हैं कि यदि लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं और विभिन्न भाषाओं में बोलते हैं, तो शासकों के प्रति बहुत सहिष्णु होना चाहिए। शायद लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। इन समयों के दौरान युद्ध प्रभावी घुड़सवार सेना पर निर्भर था। अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात महत्वपूर्ण था। इसे शुरुआत में अरब व्यापारियों ने नियंत्रित किया था। बाद में व्यापारियों के स्थानीय समुदाय, जिन्हें कुदिराई चेट्टी या घोड़ा व्यापारियों के रूप में जाना जाता है, ने भी इन आयातों से भाग लिया। किसान शिल्पकार व्यापारी थे जो मसाले, सोना और सामान बेचते थे। 16वीं शताब्दी के पुर्तगाल यात्री बारबोसा ने समान लोगों जो जीवित नहीं रहे हैं के घेरों का वर्णन किया। लोगों के घरों में बहुत सारे खुले स्थानों के साथ लंबी गलियां हैं, लेकिन फिर भी काम के अनुसार अच्छी तरह से बनाया और व्यवस्थित किया है। सर्वेक्षणों से यह भी संकेत मिलता है कि कुओं, वर्षा के पानी के साथ साथ मंदिरों के टैंकों ने सामान्य निवासियों के लिए पानी के स्रोत को बरकरार रखा। चलिए साथियों, बस इसके साथ ले लीजिए। अब इसी के साथ ये वीडियो हुआ पूरा। अब मैं अब नेक्स्ट पार्ट जल्द ही कराऊंगा, तो आप लोग साथियों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और साथ ही जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें
और दोस्तों में शेयर करें। चलिए अब वीडियो में एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।